रात का समय पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे नवरंगपुर में अचानक कई अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। वजह थी अंधेरा। कस्बे में चर्चा थी कि किसी की परछाई अचानक जिंदा होकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाती, किसी का साया उससे अलग होकर गला दबाने लगता, और कई लोग ऐसे थे जिनका नामो निशान तक मिट गया। रात के 11 बजे आरव और रिया कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। भैया, क्या हमें वाकई यहाँ आना चाहिए था? ये जगह कितनी सुनसान है। रिया, सच का पता लगाने के लिए डर को पीछे छोड़ना पड़ता है, और ये जो अंधेरा है, मुझे उसकी सच्चाई चाहिए। अचानक हवा तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले थे। आरव ने टॉर्च जलाकर पुरानी अलमारियों को देखा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों चौंक कर पलटे। वहां एक बूढ़ा खड़ा था, झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी। आप कौन? लोग मुझे संतोष चौधरी कहते हैं, लेकिन यह लोग मुझे पागल समझते हैं क्योंकि मैं सच जानता हूं। कौन सा सच? इस कस्बे पर अंधेरा का साया है। बरसों पहले इस कस्बे में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था काशीनाथ। उसने अपनी साधना के लिए गांव वालों की परछाइयों को कैद करना शुरू कर दिया, लेकिन साधना अधूरी रह गई। वो मर गया। जब भी रात गहराती है, अंधेरा लौट आता है। तो क्या सच में लोग अपनी ही परछाई से मर जाते हैं? हाँ, कई लोग बिना आवाज किए गायब हो गए, और जो बचे वो पागल हो गए। तुम दोनों को अगर बचना है तो कभी भी आईने में मत देखना, और रात में अपनी परछाई से कभी नजरें मत मिलाना। ये कहकर वो अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। मुझे यहाँ से जाना है। ये सब ठीक नहीं लग रहा। रिया, यही तो है जिसे सब छुपाना चाहते हैं, पर मैं इसे सामने लाकर रहूंगा। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरा घना हो गया। फर्श पर किसी के भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। भैया, ये कौन है? आरव ने हाथ पकड़कर उसे चुप कराया। अंधेरे में दीवार पर उनकी परछाइयां नजर आ रही थी, लेकिन परछाइयां उनके साथ खड़ी नहीं थी, वो हिल रही थी। भैया, हमारी परछाइयां हमसे अलग कैसे हो रही है? अंधेरी लाइब्रेरी में आरव और रिया की सांसें तेज हो गई। ये मुमकिन नहीं है। शांत रहो रिया। लेकिन परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आरव ने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। जैसे ही हल्की सी रोशनी फैली, परछाइयां पीछे हट गई। भैया, रोशनी से ये डर रही है। तो संतोष सच कह रहा था। मगर तभी हवा का झोंका आया और तीली बुझ गई। अब अंधेरे में सिर्फ फुसफुसाहटें गूंज रही थी। हम तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें अंधेरे में निगल लेंगे। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और एक तेज रोशनी भीतर पड़ी। हाथ में लैंप लिए एक आदमी अंदर आया। लंबा कद, चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में गहराई। पीछे हटो काली परछाइयों, ये जगह तुम्हारी कैद है, इंसानों की नहीं। परछाइयां पीछे हट गई और दीवारों में समा गई। भगवान का शुक्र है। आप कौन हैं? मेरा नाम वेदांत है। मैं इस कस्बे के पुराने मंदिर में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता हूं। मुझे पता था कि आज फिर अंधेरा जागेगा और कोई ना कोई शिकार बनेगा, तो
आप जानते हैं ये सब क्या है? हाँ, ये सिर्फ अंधेरा नहीं, ये तांत्रिक काशीनाथ की अधूरी साधना का परिणाम है। उसने अपनी मौत से पहले इस कस्बे पर एक शाप छोड़ा था कि जब भी घना अंधेरा होगा, इंसानों की परछाइयां उनसे बगावत करेंगी। तीनों लाइब्रेरी से बाहर निकले और पास के मंदिर की ओर बढ़े। वेदांत ने दीवार पर उकेरी गई एक आकृति दिखाई। उसमें एक तांत्रिक को दिखाया गया था जो आग के चारों ओर बैठा था और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां कैद थीं। ये वही काशीनाथ है। उसने परछाइयों को अपनी ऊर्जा बनाया, पर जब वो मरा तो उसकी आत्मा बिखर गई और ये परछाइयां आजाद हो गई, और तभी से यह कस्बा श्रापित है। तो क्या इनसे बचने का कोई रास्ता है? है, पर आसान नहीं। क्या रास्ता है? काशीनाथ की साधना अधूरी रही। उसके अपूर्ण मंत्र को पूरा करने से ये परछाइयां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। बात चल ही रही थी कि अचानक मंदिर की दीवारों पर टंगे दीपक अपने आप बुझ गए। चारों तरफ और अंधेरा छा गया और सन्नाटा फैल गया, और फिर मंदिर के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगी। भैया, ये फिर से आ गई। ये तो हमारी जैसे दिख रही है। हाँ, ये परछाइयां अब तुम्हारी असली शक्ल ले रही है। अगर तुमने इन्हें रोका नहीं तो ये तुम्हारी जगह ले लेंगी और तुम हमेशा के लिए अंधेरे में कैद होकर रह जाओगे। आरव ने अपनी बैग से कैमरा निकाला और फ्लैश चलाया। तेज रोशनी से परछाइयां पीछे हट गई। देखा, रोशनी इनकी कमजोरी है। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, अंधेरा रोशनी को भी निगलने लगता है। तभी एक परछाई ने झपट्टा मारा और रिया को हवा में उड़ा दिया। रिया! ओम काल रूपिणय नमः, दूर हो जा! मंत्र की आवाज सुनते ही परछाई पीछे हट गई। रिया जमीन पर गिर पड़ी। ये हमें नहीं छोड़ेगी। हमें काशीनाथ की समाधि ढूंढनी होगी। वहीं उसकी अधूरी साधना को समाप्त किया जा सकता है। और वो समाधि कहाँ है? जंगल के उस पार, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती। अंधेरवाड़ी। उस जगह का नाम ही इतना डरावना है क्योंकि वो सचमुच अंधेरे का घर है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए थे। आरव, रिया और प्रोफेसर वेदांत अब कस्बे से बाहर निकलकर घने जंगल अंधेरवाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। सुनो, यह जंगल साधारण नहीं है, इसलिए पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। एक झाड़ी के पीछे से हंसी की आवाज आई। भैया, वो आवाज सुनी? आरव ने टॉर्च उस ओर डाली। झाड़ी के पीछे कोई बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और शरीर से काला धुआं निकल रही थी। उसकी परछाई उससे अलग होकर हवा में तैरने लगी। ओम अग्नि देवाय नमः। उसके हाथ की लाल माला अचानक चमक उठी। रोशनी से वो परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। ये क्या था? अंधेरवाड़ी में परछाइयां कई रूप लेती है। वो तुम्हें धोखा देकर फंसाना चाहती है। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं से पानी की जगह काली धुंध निकल रही थी। अचानक कुएं से कई हाथ निकले और चारों ओर फैलने लगे, जो उन्हें खींचने लगे। भैया बचाओ! वेदांत ने अपनी कमंडल से पवित्र जल छिड़का। जैसे ही जल गिरा, हाथ पीछे हट गए। ये कोई साधारण कुआं नहीं है। काशीनाथ ने यहां कई मासूमों की परछाइयां कैद की थी। काफी देर जंगल पार करने के बाद तीनों एक खुली जगह पहुंचे। वहां बीचों बीच एक विशाल काली चट्टान थी, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी। यही है काशीनाथ की समाधि। घने अंधेरे के सिवा वहां कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। अचानक
जमीन कांपने लगी और समाधि पर से काली धुंध उठने लगी। धुंध से धीरे धीरे एक आकृति बननी शुरू हुई। ये कौन है? यही है तांत्रिक काशीनाथ की आत्मा। आखिरकार इतने अंधेरे को पार करके कोई मेरी समाधि तक पहुंचा। इतना कहते ही आरव, रिया और वेदांत की परछाइयां जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई। ये तो हम जैसे ही दिख रहे हैं। परछाइयां उन पर हमला करने लगी। आरव ने अपने कैमरे का फ्लैश बार बार चलाया। परछाई थोड़ी देर रुक जाती, फिर और ताकतवर होकर लौट आती। ओम नमः भास्कराय, ओम नमः भास्कराय। वेदांत ने मंत्र पढ़ते हुए एक त्रिशूल उठाया जिस पर पवित्र रोशनी फैलने लगी। परछाइयां चीख उठी। मेरा अधूरा यज्ञ पूरा होगा तुम्हारे बलिदान से। काले बादल और गहरे हो गए। पूरा जंगल अब एक विशाल अंधेरे के गड्ढे में बदल गया था। आरव, रिया और वेदांत की सांसें तेज हो गई। उनकी परछाइयां धीरे धीरे और शक्तिशाली हो रही थी। आरव की परछाई उसी की तरह खड़ी थी, मगर चेहरा विकृत, आंखें लाल और मुस्कान शैतानी। आरव ने कैमरे का फ्लैश चलाया। परछाई पीछे हटी, लेकिन तुरंत पलटकर उस पर झपट पड़ी। उसने पूरी ताकत से कैमरे का लेंस तोड़ा और उसके शीशे से रोशनी परछाई पर डाली। परछाई धुआं बनकर गायब हो गई। रिया जमीन से एक पवित्र दीपक उठाया और सीधा अपनी परछाई पर फेंक दिया। आग की लौ से परछाई चीखती हुई राख बन गई। वेदांत की परछाई सबसे भयानक थी। उसने लंबा कद लिया। वेदांत के मंत्रों से चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बन गया। परछाई उस घेरे को तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अंततः टूटकर बिखर गई। परछाइयां निकलकर तीनों की ओर झपटी। अंधेरा फैल रहा है। वेदांत ने अपने गले की माला तोड़ी और समाधि पर रख दी। फिर आंखें बंद कर मंत्र जपने लगा। ओम काल विनाशकाय नमः, ओम काल विनाशकाय नमः। अचानक तेज रोशनी फैल गई। नहीं, यह असंभव है। आसमान फटने लगा। परछाइयां राख बनकर उड़ गई। काशीनाथ की आत्मा भी धीरे धीरे धुंध बनकर विलीन हो गई। रोशनी धीरे धीरे लौट आई। आरव और रिया जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वेदांत अब वहां नहीं थे। तो क्या प्लान बनाया है इस बार तुम लोगों ने वीकेंड के लिए? प्लान तो सॉलिड बनाया है, लेकिन तुम लड़कियां हमारे साथ वहां जा नहीं पाओगी। वो क्यों भला? क्योंकि इस बार हम कैंप फायर के लिए जा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह जो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग भूतिया है। बहुत सारे लोग तो वहाँ से कभी वापस लौट कर भी नहीं आए। जब तुम्हें पता है कि वो जगह इतनी डेंजरस है तो क्यों जा रहे हो तुम लोग वहाँ पर? इस प्लान को अभी के अभी कैंसिल करो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, हम लड़के तो वहाँ जाएंगे, तुम अपना देख लेना। वहाँ पर जाने की बात सुनते ही उस कमरे में बने भगवान जी के मंदिर में जल रहा दिया अचानक बुझ गया, जो कि एक संकेत था कि उन लोगों के लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। यार देखो, मंदिर में जल रहा दिया भी ना अचानक बुझ गया। तुम लोग प्लीज वहाँ मत जाओ। अरे पागल लड़की, वो दिया हमारी बातें सुनकर नहीं बुझा है। अरे दिए में घी खत्म हो गया होगा या फिर हवा से बुझ गया होगा, इसमें क्या हो गया? देखो सीधी बात है, कल शाम का प्लान है, जिसको चलना हो शाम तक मेरे घर आ जाना, बात खत्म। दोनों लड़कियों निधि और रश्मि ने तो डर के मारे पहले ही उनके साथ कैंपिंग पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन न जाने अचानक रश्मि के मन में क्या सूझी
और वो अगली शाम सचिन, गौरव और अंकित के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गई। वो सभी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी एक काली बिल्ली ने आकर उनका रास्ता काट दिया और वो उन सभी की ओर देखते हुए बहुत जोर जोर से गुर्राने लगी। अरे यार, इस बिल्ली को भी अभी आना था। छोड़ ना यार, तू गाड़ी चला। उन्हें बार बार उस जगह ना जाने के लिए संकेत मिल रहे थे, लेकिन वो उन सभी संकेतों को नजरअंदाज करके गाड़ी लेकर उस लोकेशन की ओर निकल गए। वहां आसपास घना जंगल था। उन्होंने वहां अपनी गाड़ी रोकी और सामान लेकर एक पहाड़ी के पास हल्के जंगल के इलाके में जाकर अपना टेंट लगा लिया। रश्मि, तुम मेरे साथ लकड़ियां लेने चलो, और हाँ, तुम दोनों तब तक टेंट लगा दो। गौरव रश्मि के साथ कुछ दूरी पर लकड़ियां लेने गया। रश्मि वहां पर पड़ी हुई लकड़ियों को जमीन से चुनकर उठाने लगी। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ निकला और उस हाथ ने रश्मि के हाथ को कस कर पकड़ लिया। डर के मारे रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगी। गौरव, मदद करो प्लीज, प्लीज हेल्प मी, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, बचाओ मुझे। रश्मि की आवाज सुनकर गौरव तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया तो उसने देखा कि रश्मि का हाथ अपने आप बुरी तरह मिट्टी के अंदर धंसता जा रहा है। वो पूरी ताकत लगाकर रश्मि के हाथ को बाहर की तरफ खींचने लगा। थैंक गॉड कि तुम सही समय पर आ गए, वरना तो वो हाथ मुझे आज अपने साथ ही ले जाता। अरे कोई हाथ नहीं था यहाँ पर। यहाँ बहुत अजीब अजीब किस्म के पौधे हैं ना, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? चलो। गौरव ने ऐसा कहकर रश्मि की बात को टाल दिया। वो दोनों लकड़ियां लेकर कैंप की ओर गए। टेंट लग चुके थे। उन्होंने वहां जाकर लकड़ियां जलाई और चारों दोस्त वहां आग के इर्द गिर्द बैठ गए और कैंप फायर का मजा लेने लगे। यार, क्या हम यहाँ पे बस आग सेकने के लिए आए हैं? अरे भाई, कुछ तो एक्साइटिंग करना चाहिए ना, ताकि ये कैंप हमें जिंदगी भर याद रहे, हैं? सब आग के चारों तरफ बैठे हुए बातें कर रहे थे, लेकिन तभी रश्मि को वहां किसी के होने का एहसास हुआ, मानो कोई दबे कदमों से चलता हुआ उनकी ओर आ रहा हो। चलो ना, कोई गेम खेलते हैं। एक मिनट, ध्यान से सुनो। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई दबे कदमों से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है? सूखे पत्तों के टूटने की हल्की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। रश्मि के ऐसा कहने पर वो सभी बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी वो आवाज सुनाई नहीं दी। आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे यार, तुम्हारे अलग ही कान बज रहे हैं। ऐसा कहकर गौरव ने रश्मि की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक बार फिर रश्मि को फिर से वैसे ही सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी। नहीं गाइस, ये मेरा कोई वहम नहीं है, पक्का कोई तो है यहाँ। मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं। अरे कोई भी तो नहीं है यार। इन सब बातों के बीच सचिन का ध्यान अचानक झाड़ियों की तरफ पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो झाड़ियों के अंदर उसे दो लाल भयानक आंखें चमकती हुई दिखाई दी। रश्मि सच कह रही है गाइस, कोई है यहाँ, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। उस तरफ मत देखना, बस उठो और चलो यहाँ से। सचिन जबरदस्ती अंकित और गौरव को उठाने लगा। गौरव ने तो सचिन की बात सुनकर उससे कोई बहस नहीं की, लेकिन अंकित अभी भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो चारों थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गए। यार, तुम दोनों को ना यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। सारा का सारा प्लान ही खराब कर दिया। अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ। कौन है? अंकित ऐसा कहते हुए अचानक ही पीछे की ओर मुड़ा। तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला प्राणी उसके ऊपर झपट पड़ा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसे देखकर उन तीनों की तो मानो जान ही अटक गई। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें किसी के गुर्राने की बेहद भयानक आवाज सुनाई पड़ी। वो भयानक राक्षस जरूर यही कहीं है। गाइस, हमें साथ रहना होगा। प्लीज कोई भी इधर उधर मत होना, वरना वो हमें मार देगा। कैसी बात कर रही हो रश्मि? चाहे हम अलग अलग हो या एक साथ, अगर उसकी नजरों में आ गए तो वो हमें देखते ही खत्म कर देगा। सचिन ने जैसे ही ऐसा कहा,
तभी उसे फिर से झाड़ियों के पीछे से वही लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भागो भागो यहाँ से, यही है वो, भागो। सचिन के ऐसा कहते ही वो भयानक दिखने वाला प्राणी उनके ऊपर झपटा। रश्मि और अंकित तो किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन भागते हुए सचिन का पैर अचानक मुड़ गया और उस भयानक राक्षस ने उसे वहीं पर दबोच लिया। अंकित और रश्मि बहुत दूर तक भागते हुए एक जगह पर जा रुके। देखो अंकित, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक बार अगर हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए तो शायद हमारी जान बच जाए। रश्मि ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसे अपनी बाजू पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसकी बाजू पर किसी का खून लगा हुआ था। खून? किसका खून है ये? अंकित देखो मेरी बाजू पर ये खून। रश्मि की बाजू पर इस तरह खून देखकर अंकित भी घबरा गया। उन दोनों ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो डर के मारे उन दोनों की ही चीख निकल गई। पेड़ की टहनी पर गौरव और सचिन के शव लटक रहे थे, जिनसे बह रहा खून रश्मि की बाजू पर गिर रहा था। नहीं नहीं अंकित, भागो यहाँ से। वो दोनों घबराए हुए वहां से भागने लगे। तभी वो भयानक राक्षस जैसा प्राणी भी जोर जोर से गुर्राता हुआ उनकी ओर भागने लगा। ऐसे तो हम दोनों में से ये किसी को नहीं छोड़ेगा। हम दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ भागो। रोड के उस साइड हमने गाड़ी पार्क की है। मैं थोड़ी देर बाद अगर तुम तक नहीं पहुँचा तो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाना। ये लो चाबी। लेकिन अंकित, अभी इस लेकिन वेकिन का समय नहीं है रश्मि, जाओ यहाँ से, जाओ। इतना कहकर अंकित ने उसे गाड़ी की चाबी दी और वहां से मुड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। तभी रश्मि थोड़ी दूर भागने के बाद रोड की तरफ पहुंच गई और वहां अपनी गाड़ी को ढूंढने लगी। कहाँ चली गई गाड़ी? यही तो पार्क किया था हमने गाड़ी को। थोड़ी आगे चलकर देखती हूँ। थोड़ी दूर तक चलने के बाद रश्मि को अपनी गाड़ी दिखाई दी। वो जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई और अंकित के आने का इंतजार करने लगी। इतनी देर हो गई यार, अभी तक ये अंकित क्यों नहीं आया? कहीं अंकित भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले ही गौरव और सचिन को खो चुके हैं। अब अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डर के मारे रश्मि का पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने बहुत देर तक अंकित के आने का इंतजार किया, लेकिन जब बहुत देर तक भी अंकित वहां नहीं आया तो उसने वहां से अकेले ही चले जाने का फैसला किया। लेकिन उसने जैसे ही कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट ही नहीं हुआ। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? क्या करूं मैं अब? एक काम करती हूँ, निधि को कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगी। रश्मि ने अपना फोन उठाकर निधि को कॉल की। हेलो निधि, देख अभी मेरे पास तुझे कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है। बस तू प्लीज मुझे यहाँ लेने आ जा। मैं तुझे अपनी लोकेशन भेजती हूँ, प्लीज जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। रश्मि ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके निधि के पास अपनी लोकेशन सेंड की ही थी कि तभी उसे फिर से उसी भयानक राक्षस के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, अगर इसने यहाँ पर इस गाड़ी को देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कहीं छिपना होगा मुझे। तभी गाड़ी की छत से बड़ी जोर की आवाज आई, मानो जैसे कोई बहुत भारी चीज आकर गाड़ी पर गिरी हो। फिर अचानक से बहुत शांति हो गई। उसकी आवाज से घबराकर रश्मि बड़ी ही सावधानी से गाड़ी से निकलकर रोड के दूसरी तरफ जाकर एक छोटे से बंद पड़े घर में छिप गई। हे भगवान, यहाँ पर ना ढूंढ पाए बस वो मुझे। प्लीज जल्दी आ जा निधि। रश्मि अब इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि डर के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने पूरी जान लगाकर खींचा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। पूरे जंगल में अब बस रश्मि के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद निधि अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि सामने ही उसके दोस्त की गाड़ी खड़ी है। तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी की सीट पर रश्मि का शव पड़ा था और पूरी गाड़ी पर खून घिरा हुआ था।
ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ये? रश्मि, रश्मि! रश्मि की मौत का सदमा निधि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वो इधर उधर अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने लगी और कैंप फायर तक पहुंच गई, पर वहां सिवाय जली हुई लकड़ियां, टेंट्स और यहाँ वहां बिखरे हुए सामान के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उस भयानक राक्षस को फिर से वहां किसी जिंदा इंसान की गंध आ गई। निधि आगे आगे चलकर अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक भयानक आवाज के साथ उसने पीछे से निधि पर हमला कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने आई निधि की जान भी उस रात चली गई। उन पांचों में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उस मनहूस रात ने उन पांचों की जिंदगी को उनसे छीन लिया। लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस जानने के बाद भी ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी लोग कहीं ना जाने के लिए आगाह करते हैं तो आपको उनकी बात पर गौर करना चाहिए, वरना कभी कभी इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में भी इन सभी दोस्तों की तरह ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।